राधे राधे सभी को। हमने कल ज्यूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक पढ़ा था, ऑस्टिन की थ्योरी एनालिटिकल स्कूल की। आज हम पढ़ेंगे एचएलए हार्ट की थ्योरी एनालिटिकल स्कूल की। ये थ्योरी भी ऑस्टिन की थ्योरी की तरह बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले हम थोड़ा ऑस्टिन की थ्योरी के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि हार्ट की थ्योरी ऑस्टिन की थ्योरी का क्रिटिसिज्म है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑस्टिन की थ्योरी डिस्कस की है, आप वहाँ पर प्रीवियस लिंक पर जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं। पर थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आज इस वीडियो में आपको ऑस्टिन के बारे में एक्सप्लेन कर दूँगी। जो हमारे ऑस्टिन थे, उनका ये मानना था कि जो लो है वो है जो आज एट प्रेजेंट है, लो एज इट इज़। वो ना पास्ट से मतलब रखते थे ना फ्यूचर से। उनका कहना था लो एक कमांड है सोवरन की। सोवरन हमारी एक सुपीरियर अथॉरिटी होती है, जहाँ से हमारे सारे लॉ के पास करती है। जो जो सोवरन ने कमांड दी है उसे फुलफ़िल करना हमारी ड्यूटी है। अगर हमें उससे फुलफ़िल नहीं करेंगे तो हमें सेंसेशंस फेस करनी पड़ेगी। और एक ऑस्टिन ये कहता है कि लॉ और मोरालिटी, उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी थ्योरी में कहा है लॉ और मोरालिटी एक डिफरेंट कंसेप्ट है। ये उसकी थ्योरी थी जिसके बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था उसकी थ्योरी का भी, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो उसको क्रिटिसाइज़ करते ही हैं सभी। अलग अलग ज्यूरिस्ट अकॉर्डिंग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ किया है। अब हम डिस्कशन करते हैं। आज के टॉपिक है हमारा एचएलए हार्ट की थ्योरी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस की। जो एचएलए हार्ट थे, उनका फुल नेम है हर्बर्ट लायनल एडोल्फस हार्ट। ये बोर्न हुए थे 1907 में। ये जो प्रैक्टिस करते थे एक चांसरी बार, एंड देयर आफ्टर वर्कड एज अ प्रोफेसर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इन ऑक्सफोर्ड ड्यूरिंग 1952 एंड 68। इन्होंने एज अ चांसरी बार में एज अ प्रोफेसर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस काम किया था ड्यूरिंग 1952 से 1968 तक। देन ही जॉइंड एज अ प्रिंसिपल ऑफ ब्राजनोस कॉलेज ऑक्सफोर्ड। इसके बाद इन्होंने एज अ प्रिंसिपल ज्वाइन किया था जो ब्राजनस कॉलेज था ऑक्सफोर्ड का। ही रिजेक्टेड ऑस्टिन थ्योरी ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिविज्म एंड एक्सपाउंडेड हिज लीगल थ्योरी बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी। इन्होंने ऑस्टिन की थ्योरी को रिजेक्ट किया था। इन्होंने ऑस्टिन की थ्योरी को रिजेक्ट किया था और अपनी थ्योरी दी थी जिसमें ये डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप के बारे में, लॉ और सोसाइटी के बारे में। उन्होंने तो ऑस्टिन ने बोला था कि लॉ और मोरालिटी डिफरेंट है, बट इन्होंने ये रिलेशनशिप डिस्कशन करेंगे लॉ और सोसाइटी के बारे में। इन्होंने ये अपना कंसेप्ट था जो एनालिटिकल स्कूल का पॉजिटिव लॉ का, इन्होंने क्रिटिसाइज़ करने के लिए ऑस्टिन की थ्योरी के बारे में लिखा था। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बच्चों कमेंट में पूछ सकते हैं आप हमसे, कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे है हार्ट कंसेप्शन ऑफ लॉ। अकॉर्डिंग टू हार्ट, जो हार्ट है उनके अकॉर्डिंग जो हमारा लॉ होता है ना, जो उसका सिस्टम है, वो टू टाइप्स के रूल्स पे डिपेंड करता है। टू टाइप्स के रूल हैं, उन पे हमारा जो कि हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस का ये सिस्टम है, जो साइंस है इसकी, वो सिर्फ दो रूल्स पे डिपेंड करती है। ये हम नहीं कह रहे, ये हार्ट कह रहा है। अकॉर्डिंग टू हार्ट है ये। अकॉर्डिंग टू हार्ट, लॉ इज द सिस्टम ऑफ टू टाइप्स ऑफ रूल, द यूनियन ऑफ विच प्रोवाइड की टू द साइंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। आगे कह रहा है कि जो ये रूल्स है, कौन से रूल्स है जिस पे हमारा लॉ बेस करता है, ये रूल्स है हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल। प्राइमरी रूल क्या होते हैं? ड्यूटी इम्पोजिंग, जो हमारे ऊपर कोई ड्यूटी इम्पोज कर रही है वो हमारे प्राइमरी रूल है। एंड सेकेंडरी रूल कन्फर्म पावर, जो हमें कुछ पावर दे रहे हैं करने की, वो हमारे सेकेंडरी रूल है। द यूनियन ऑफ द अबव टू इज द एसेंस ऑफ लॉ, और इन दोनों को मिलकर ही हमारे लॉ का एसेंस मतलब हमारा लॉ बनता है। ये हार्ट कहना चाह रहा है। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी रूल। प्राइमरी रूल वही होते हैं, हमने अभी डिस्कस करा, ड्यूटी इम्पोजिंग, जो हमारे पे ड्यूटी इम्पोज करता है। अगर कोई चीज़ हमारे ऊपर कोई ड्यूटी लगा रही है तो मतलब सेंसेशन मिलेगी, तो वो हमारे बाइंडिंग रूल्स हो जाएंगे। क्योंकि
because of the popular acceptance such as the rule of kindship, family sentiment etc. जो प्राइमरी रूल होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। बाइंडिंग क्यों होते हैं? जो हमारा रूल ऑफ काइंडशिप होता है या हमारे फैमिली सेंटिमेंट्स होते हैं, ये हमारे ऊपर एक ड्यूटी इम्पोज करते हैं। ये यहाँ पे कह रहा है कि हमारे रूल्स बाइंडिंग्स होते हैं और ये हमारे रूल्स अनऑफिशियल रूल्स होते हैं। ये हमारे नोट्स हैं बच्चों जो हमने प्रिपेयर किए हुए हैं। अगर आपको ये नोट्स की पीडीएफ चाहिए है तो कमेंट करें, हम आपको इनकी पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। हमारा आगे डिस्कशन कर रहा है कि दे सफ़र फ्रॉम 3 मेजर डिफेक्ट्स नेमली। ये कह रहा है कि जो हमारा प्राइमरी रूल है ये मेजर 3 डिफेक्ट फेस करता है। फर्स्ट है हमारा अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब ये अनसर्टेन है। अनसर्टेन होता है कुछ फिक्स ना होना, जिसका कोई फिक्स ना हो, ये हमारा अनसर्टेन है। नेक्स्ट है स्टैटिक करेक्टर। स्टैटिक करेक्टर इसका मतलब ये कहता है कि ये चेंज नहीं होता, एक स्टैटिक करेक्टर है इसका मतलब फिक्स। अनसर्टेनिटी तो ये होती है कि मतलब जिसको कुछ पता ना हो, कभी अचानक से कुछ चीज़ हो जाए, तो ये एक अनसर्टेन है, अचानक से हो सकता है। करेक्टर स्टैटिक है मतलब सेम ही चलता आ रहा है। नेक्स्ट इनएफिशिएंसी। ये जो हमारा लॉ का मेन मोटिव होता है वो उसको पूरा करने के लिए इनएफिशिएंट है। इनको जो ये रूल्स बनते हैं ना, इनको डिसाइड करने के लिए कोई एजेंसी नहीं है। अब हमारे कोई फैमिली इशू है, फैमिली सेंटिमेंट्स हैं, या हमारे कोई पीछे से प्रथाएं चलती आ रही हैं, जो भी है वो एक मतलब उसकी कोई एजेंसी नहीं है डिसाइड करने की, उसको कुछ नहीं पता किसने क्या डिसाइड किया गया है। जो सेकेंडरी रूल है वो पावर कन्फरिंग है, वो किसी पावर कन्फर्म करते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इनेबल द लेजिस्लेचर। जो इन्होंने सेकेंडरी रूल है पावर कन्फर्म करते हैं। अब लेजिस्लेचर के पास पावर आ गई रूल्स को मॉडिफाइड या पॉलिसीज़ अपने अकॉर्डिंग जो सोसाइटी की नीड है। हमारी सोसाइटी में अब हम सोसाइटी कंटिन्यूसली तो सेम नहीं चलती, चेंज होती रहती है। कहीं कोई पेंडेमिक आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग जो लेजिस्लेचर को ये जो सेकेंडरी रूल है पावर दे देते हैं, मॉडिफाई कर दो अपनी पॉलिसीज़ को जैसे हमारी सोसाइटी में नीड है। एट प्रेजेंट टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, माइंड चेंज हो रहे हैं लोगों को अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द सोसाइटी। दे सीक टू रेमेडी द डिफेक्ट ऑफ प्राइमरी रूल। जो सेकेंडरी रूल है वो हमें रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड रेमेडी अगेंस्ट किसके? अगर जो प्राइमरी रूल में हमारे डिफेक्ट रह गए हैं वो हमारे सेकेंडरी रूल में उस पर हमारी रेमेडी प्रोवाइड करते हैं कि जो प्राइमरी रूल में डिफेक्ट्स रह गए वो हमारे सेकेंडरी रूल में कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है हमारा रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन। जो हार्ट है उसने रूल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन की बहुत बात करी है भाई। उसका मेन रूल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन उसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बोला है। रूल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन मतलब जो बहुत रिकॉग्नाइज हो रहे हैं रूल, जो रिकॉग्नाइज होके चलते आ रहे हैं, जिनको रिकॉग्नाइजेशन मिल चुकी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई पार्लियामेंट मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश कोई क्वीन है, उसने कुछ ऑर्डर दे दिया, वो हमारे लिए रूल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन है, फिक्स है, मतलब वो उसे हम फॉलो करेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि जो प्रोफेसर हार्ट पॉजिटिविज्म, पॉजिटिव स्कूल पढ़ रहे हैं हम, एनालिटिकल स्कूल, इम्पेरेटिव स्कूल, सब इसी के नाम है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। पेपर में एनालिटिकल आए, पॉजिटिव आए, इम्पेरेटिव स्कूल आए, ऑस्टिन का स्कूल आए, हार्ट का है, कैल्सन का है, सब में हमें एनालिटिकल पॉजिटिव स्कूल ही डिस्कस करना है। तो प्रोफेसर हार्ट पॉजिटिविज्म एक्सप्लेन करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ। लॉ की एग्जिस्टेंस किसके रेफरेंस में? रूल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन के रेफरेंस में। बाइंडिंग फोर्स ऑफ विच डिपेंड अपॉन इट्स एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस पे जिसकी बाइंडिंग फोर्स डिपेंड करती है। मतलब रूल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन है, मैंने कोई रूल पास कर दिया, बट वो बाइंड कब होएगा? जब हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ हम ये रूल फॉलो करेंगे, हम आपकी बात मान रहे हैं। अगर हम उस रूल को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, हम उसको फॉलो ही नहीं करेंगे, तो वो बाइंडिंग कैसे होएगा? तो उसके लिए वही कि सैंक्शन कुछ स्ट्रिक्ट रूल बनाने पड़ेंगे ना, तो कि लोग उसको बाइंड होए उनके ऊपर और उसको फॉलो करें। तो ये यही बोल रहा है कि जो रूल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन बाइंडिंग फोर्स है, जो रूल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन बना दिया, उसकी डिपेंड करती है हमारी मेन एक्सेप्टेंस पे। नेक्स्ट है हमारा The validity of law is to be tested on the basis of rule of recognition which is similar to Austin conception of sovereign। ये कह रहा है जो हमारी वैलिडिटी ऑफ रूल है, जो हम मतलब लॉ है, जो हमने लॉ बनाया है, वो वैलिडिटी उसकी किस बेसिस पे डिसाइड होएगी? उसके रूल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन पे। उसका रूल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन क्या है, उसके बेसिस पे हमारी वैलिडिटी लॉ की डिसाइड होएगी।
ये कह रहा है कि ये कंसेप्ट सिमिलर हो गया यहाँ पे इस पॉइंट में, जो ऑस्टिन का कंसेप्ट है सोवरन का। वही बात है रूल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन में, वही बात तो होगी, किसी ने ऑर्डर पास कर दिया, वो हम पे बाइंड हो गया, हम फॉलो कर रहे हैं। और ऑस्टिन ने भी क्या बोला था, लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरन, जो सोवरन बोलेगा वही हमने करना है। तो वही बात यहाँ पे इस कंसेप्ट में वही बात बोल रहा है कि एक बात ऑस्टिन का जो कंसेप्शन ऑफ सोवरन है उससे मिलती जुलती है। जो हार्ट है हाउएवर इंसिस्ट दैट rule of recognition is not an extra-jural hypothesis like कैल्सिस बेसिस ग्रंडनम। ये कह रहा है जो रूल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन है वो इतना बड़ा भी नहीं है जो कैल्सन ने बेसिस ग्रंडनम के बारे में बताया गया है। बच्चों देखो एक ग्रंडनम होता है ना, ये इसका कंसेप्ट है। ग्रंडनम होता है हमारा कि जहाँ से हमारे सारे लोग अपनी एक पावर डिराइव करेंगे। तो ग्रंडनम क्या होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने पिछली वीडियो में भी जब हमने नेचर डिस्कस किया था ज्यूरिस्प्रूडेंस का, तब मैंने बताया था क्या होता है ग्रंडनम, बट मैं दोबारा बता रही हूँ। ग्रंडनम होता है जहाँ से हमारे सारे लोग अपनी पावर डिराइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लॉ हैं सारे लॉ हमारे पावर कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जा सकता कोई भी, वो मतलब एक इनका सब का हेड है, वहाँ उसके अंडर आएंगे सब कुछ। ऐसे ही ये कह रहा है जो कैल्सन है वो बेसिस ग्रंडनोम की बात करता है, उसके अकॉर्डिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस एक ग्रंडनोम है, जिसको हम आगे कैल्सन की थ्योरी में डिस्कस करेंगे। अब आप इतना ही समझ लो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अकॉर्डिंग टू हिम rule of recognition is the sole rule in a single legal system whose binding force depend upon its acceptance। वही बात कह रहा है कि जो रूल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन है एक ऐसा रूल है लीगल सिस्टम में जिसकी बाइंडिंग फोर्स उसके एक्सेप्टेंस पे डिपेंड करती है। वही पॉइंट हमने पीछे भी डिस्कस ही किया था कि जब तक हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे तो उस रूल की वैल्यू क्या रह जाएगी जब तक हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे तो रूल बनते रहेंगे, रूल की वैल्यू तो तभी होएगी ना जब वो किसी के ऊपर बाइंड हो रहा है, उस रूल को इम्पोर्टेंस तो तब मिलेगी। वैसे तो रूल बनते रहते हैं, टूटते रहेंगे, बट अगर हम उस रूल को बाइंड करना है तो उसकी एक्सेप्टेंस जरूरी है। तो कहता है हार्ट व्यू ऑन लॉ एंड मोरालिटी। हार्ट का व्यू क्या था लॉ एंड मोरालिटी पे, जो ऑस्टिन का था, मतलब जो हमने ऑस्टिन में डिस्कस करा, ऑस्टिन का तो मानना था लॉ और मोरालिटी अलग है, बट नहीं, हार्ट ये नहीं मानता। जो हार्ट दिस अनाउंस द role of natural law in his positivism. Morality is implicit in Hart's positive law. Hart therefore asserts that law and morality are complementary and supplementary to each other. ये कहता है कि हैचल हार्ट है ना, जो उसने डिनाउंस नहीं किया था नेचुरल लॉ का। नेचुरल लॉ वही था जो हमारे वर्षों से चलते आ रहे हैं, नेचुरल लॉ हमारे मोरालिटी पे बेस करते थे। तो इसने जो एच.एल.ए. हार्ट था, इसने जो मोरालिटी थी ना उसको लॉ से डिफरेंट नहीं समझा था। इसने ये कहा था कि जो लॉ और मोरालिटी है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री है ईच अदर, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है वो, और सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब वो दोनों आपस में इकट्ठे चलते हैं। मतलब लॉ अगर कुछ काम कर रहा है तो उसमें मोरालिटी मिलेगी कहीं ना कहीं, आपस में कम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, सप्लीमेंट्री है ये एक दूसरे के लिए। इन दिस व्यू देयर आर 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी के 4 एट्रीब्यूट्स हैं कि importance, immunity from deliberate change, voluntary character of moral offense, form of moral pleasure which separate it from etiquette, custom and other social rule. Example of morality are the rule of sexual behavior. हार्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, balance has to be drawn between the freedom of individual to have intellectual and artistic freedom and the duty of the law to protect society from depravity and corruption। जो हार्ट थे उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि बैलेंस, हमें एक बैलेंस ड्रॉ करना चाहिए इंडिविजुअल की फ्रीडम में और ड्यूटी, हमारी जो लॉ के प्रति ड्यूटी है उसमें, जो सोसाइटी की हमारी लॉ के मतलब प्रति ड्यूटी है उसमें, ताकि जो हमारी सोसाइटी है वो डेप्राविटी और करप्शन से बच सके। ये कह रहा है कि जो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू हैव इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक फ्रीडम एंड द ड्यूटी ऑफ लॉ टू प्रोटेक्ट सोसाइटी फ्रॉम डेप्राविटी एंड करप्शन, हमें बैलेंस बना के रखना चाहिए कि लॉ भी बनाए हम, और जो हमें
इंडिविजुअल को फ्रीडम देनी चाहिए वो भी दें, पर इतनी हो कि जिससे हमारा करप्शन ना हो सके और डेप्रिविटी ना हो सके। ही एक्सेप्टेड दैट मोरालिटी इज़ अ necessary condition. He accepted that morality is a necessary condition of society and the law has a function to ensure that morality of society does not disintegrate. Law should be last resort to ensure morality. उनका ये कहना है कि जो हमारी मोरालिटी है वो नेसेसरी कंडीशन है सोसाइटी की, लॉ को इस वे में फंक्शन करना चाहिए कि जो हमारी सोसाइटी की मोरालिटी है ना उसको भी कोई इफ़ेक्ट ना पहुँचे और हमारा प्रॉपर लो मेंटेन हो सके। इस प्रकार के लो बनाए कि जिससे ना तो हमारी मोरालिटी पे कोई इफ़ेक्ट पड़े, ये कहना चाह रहा है। वही जो HLA का कंसेप्ट था वो भी क्रिटिसाइज किया गया था, उसके जो क्रिटिसाइज किया था डिवॉल्कर ने क्रिटिसाइज किया था। वो ये कहता है कि लॉ शुड बी बेस्ड ऑन सर्टेन सॉलिड प्रिंसिपल्स and policies, not just on the aggregate of primary and secondary rule. वो कहता है इसमें क्या क्रिटिसाइज किया था, क्या है कि जो लॉ है ना हमारा वो ना तो बेस होना चाहिए प्राइमरी पे ना सेकेंडरी, तो किसी सॉलिड प्रिंसिपल के ऊपर बेस होना चाहिए। उसका ये कहना था ये क्या है कि हम प्राइमरी रूल और सेकेंडरी रूल के अकॉर्डिंग लॉ को डिस्कस कर रहे हैं, कोई सॉलिड चीज़ होनी चाहिए ना जिसके बेसिस पे हमारा लॉ बना हो। ये डवर्किन कहना चाह रहे थे। नेक्स्ट है हमारे लोन फुलर ने भी इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा था लॉ कैन नॉट बी कम्प्लीटली डिवोर्स्ड फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ मोरालिटी। ये कह रहे थे कि लॉ को हम कम्प्लीटली कभी भी अलग नहीं कर सकते कंसेप्ट ऑफ मोरालिटी से। ये हमारे यहाँ पे क्रिटिसिज्म हो गई। बच्चों अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ लिए, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो हमारे नोट्स हैं इसकी PDF मैं आपको दे दूँगी, प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप कमेंट करें, हम आपको PDF का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे समझ सके इस टॉपिक को। ज्यूरिस्प्रूडेंस मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, बट थोड़ा सा टेक्निकल होता है ये सब्जेक्ट, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। आप मेरे नोट से प्रिपरेशन करें, आपके एग्ज़ाम में क्लियर कर जाओगे। आप इस नोट से प्रिपेयर करें। ये थोड़े हैं, अगर आपको इसमें से आप काट के थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जितना आपको समझ आ रहा है, आप वो कंसेप्ट पढ़ लीजिए। इसमें से मैंने इसको थोड़ा डिटेल में बनाया है, आप थोड़ा इंट्रोडक्शन मेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना के आप इसको याद कर सकते हैं। धन्यवाद और देखते रहें हमारे चैनल पे। नेक्स्ट चैनल में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केल्सन की थ्योरी को। धन्यवाद।